वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली। तो दोस्तों आज की वीडियो है हाउ विल अ वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान इम्पैक्ट इंडिया। तो इसराइल और ईरान की वॉर से इंडिया को क्या असर होगा वो आज मेरे साथ बताएंगे। प्ले करें। तो आफ्टर ऑल हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया, हमारी जिंदगी पे किस तरीके से इसका लोड पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगा। इजराइल जवाब देता है ईरान को। इजराइल कहता है नहीं ठीक है साहब, आपने 180 से लेकर 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं, अब हमें आपको जवाब देना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तारीफ है साहब कि भारत का मोर देन 85 to 90% ऑयल एंड गैस का जो मामला भारत का है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ईरान को पता है, इसीलिए ईरान के एम्बेसडर ने बात ये बोली है, हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में उनका स्टेटमेंट आया है कि साहब भारत कुछ करे। अगर ये जो लड़ाई ईरान की है ये पाकिस्तान में घुस जाती है लड़ाई, तो भारत को कोई इशू नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कलेश हो जाता है, भारत को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल इंपैक्ट अस। हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि हम इनको संभाल लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी डिमांड करी कि साहब भारत पे क्या असर आएगा जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी, और अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई होती है तो आफ्टर ऑल हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया, हमारी ज़िंदगी पे किस तरीके से इसका लोड पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक मैप हमने तैयार करा है दोस्तों, और इस स्मार्ट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली भारत कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि चाबहार पोर्ट पे भारत में अरबों रुपए डाल दिए और अरबों डॉलर डाल दिए, इसकी वजह से नहीं। इन्वेस्टमेंट एट अ ब्रॉडर स्केल, है ना। कुछ कहीं पे हुआ, हमारी जिंदगी में इंपैक्ट कैसे हो सकता है आज मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये तो है कि शेयर मार्केट पे इसका असर पड़ा है, और शेयर मार्केट पे ऐसा असर पड़ा है कि एक हल्का सा पैनिक आ गया शेयर मार्केट में। जब भी लड़ाई होती है, जब भी सप्लाई चेन्स इंपैक्ट होती है, जब भी ऑयल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई इंपैक्ट होती है, तो क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड में गैप आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो सप्लाई है ऑयल की वो हो गई कम, डिमांड हो गया ज्यादा, इसका मतलब दाम बढ़ गया। तेल का दाम बढ़ेगा तो फिर हर चीज का दाम बढ़ेगा। तो आज इस मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी कॉरिडोर्स हैं जिसमें भारत एक्टिव है, भारत की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, और किस तरीके से अगर इजराइल जवाब देता है ईरान को। इजराइल कहता नहीं ठीक है साहब, आपने 180 से लेकर 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं, अब हमें आपको जवाब देना है। ये काम अगर इजराइल करता है तो फिर होगा क्या, और अंत में भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें दो मेन कॉरिडोर हैं जिनके रूट पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप रूट समझ लेंगे, आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। जब भी कंफ्यूजन हो नक्शा खोल के देखिए, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि रूस ने भारत में 2 ट्रेन भर के कोयला भेजा, यही रूट इस्तेमाल करके। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये कुछ रूट्स हैं, ये कुछ कॉरिडोर्स हैं जो बड़ी इंपैक्टफुल हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। पहले 2 कॉरिडोर्स हैं। पहला वाला INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, साउथ से शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुंबई से डायरेक्टली ये जाती है बंदर अब्बास, यहां से ये पहुंचती है बंदर अब्बास। ठीक है, बंदर अब्बास से ये नॉर्थ की ओर जाके देख रहे हैं आप, डॉटेड लाइन है, ये पहुंची बाकू, और बाकू से अस्त्राखान। ये आपकी कॉरिडोर है, मुंबई से शुरू होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई। यहां पे पहुंची, यहां से सीधा इसने फिर नॉर्थ लिया, पहुंची मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग से दोस्तों ये जो फिनलैंड है, ये पूरा एरिया है। चाहे आप फिनलैंड की बात करें, चाहे आप नॉर्वे की बात करें, चाहे आप डेनमार्क की बात करें, यहां से ब्रांच आउट जहां पे इसका मन है कर सकता है। राइट, इस एरिया को हम कहते हैं नॉर्दर्न यूरोप। ये एरिया हमारा हो गया, ये वाला एरिया
इसको दिस एंटायर एरिया वी कॉल वेस्टर्न यूरोप, जिसमें आपका ये वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, ये अब ईस्टर्न यूरोप ये है दोस्तों, जहां पे यूक्रेन का आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है इसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, खासतौर से यूक्रेन वाला एरिया जो कि रूस को छू रहा है, जहां पे लड़ाई चल रही है। अब 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा इस कॉरिडोर की। मुंबई से बंदर अब्बास कहाँ है? ईरान में है। ये नॉर्थ जाता है बाकू, अस्तराखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद ऑफ टू नॉर्दर्न यूरोप। ये कॉरिडोर है, ये भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इस कॉरिडोर में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है? ये कॉरिडोर है किसके लिए बाय द वे? ये जो कॉरिडोर है, जैसा इसका नाम मैंने आपको बताया, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि नॉर्थ है सेंट पीटर्सबर्ग, नॉर्थ है इंडिया, साउथ है, नॉर्थ से साउथ हरियाणा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ, और ये चल चुकी है, ये एक्टिव है। अच्छा, ये जो एरिया है बंदर अब्बास का, बंदर अब्बास का एरिया आता कहां पे है दोस्तों? बंदर अब्बास है कहां पे? बंदर अब्बास ईरान में है। तो जाहिर सी बात है कि जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी, बंदर अब्बास इंपैक्ट होगा। चलिए मैं आपको दोबारा एक बार इस चीज को समझाता हूं कि सब कुछ क्लियर हो जाए। आफ्टर ऑल, हम जब बात करते हैं हमारे ट्रेड की, कि हमारे ट्रेड को इंपैक्ट कहां से पड़ रहा है, ये एरिया बंदर अब्बास का है, यहां से इंपैक्ट पड़ेगा सीधा का सीधा। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, यहां से जो भी आएगा नीचे, जाहिर सी बात है यहां पे रुक जाएगा, क्योंकि आना इसको यहीं से है, इट हैज टू कम हियर ओनली, ये चीज यहां पे रुक जाएगी। अब दूसरी चीज है कि ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला एरिया आप लगा लीजिए, ये बीच वाला एरिया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तारीफ है साहब कि भारत का मोर देन 85 to 90% ऑयल एंड गैस का जो मामला भारत का है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब आप समझ गए कि भारत को क्या इंपैक्ट होगा। ये जो एरिया है, दिस एरिया स्मॉल, ये है, और ये डायरेक्टली ईरान के नीचे है। अगर यहां पे फसाद होता है, अगर यहां पे जंग होती है, तो भारत का ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई रुकेगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो एरिया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल अगर आप यहां पे वेस्ट की ओर चले जाएं, तो ये है कतर। कतर क्यों इंपॉर्टेंट है? कतर इसलिए इंपॉर्टेंट है, कतर वही जगह है जहां पे हमारे 8 नेवी वालों को पकड़ लिया था और सजाए मौत सुनाई थी। फिर दोवाल साहब गए, फिर उनको छोड़ा गया, फिर बाद में मोदी जी उनके जो अमीर है, जो शेख है कतर का, उससे मिले। उसी वक्त हमारा 20 साल की डील साइन हुई थी कतर के साथ कि आप हमें एलएनजी देंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये भारत की जो गैस है, वो बहुत भारी मात्रा में कतर से आती है। और अगर हम कहते हैं कतर से आती है, तो कतर से आती कैसे है? मुंबई आती है ना, कतर से आती है तो यहीं से आती है, इधर ही से आती है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर फसाद होता है, तो भारत में गैस के दाम बढ़ेंगे, ये बात है। अच्छा, क्या ये सारी चीजें ईरान को पता है? बिल्कुल ईरान को पता है, इसीलिए ईरान के एम्बेसडर ने बात ये बोली है, हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में उनका स्टेटमेंट आया है कि साहब भारत कुछ करे, भारत कुछ करे और इजराइल को मनाए, इजराइल को पुचकारे, इजराइल को बोले यार ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करो, इसमें कुछ हासिल नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है ईरान? क्या ईरान एक जिसको कहते हैं कि दिल का भला हो गया है? ईरान नहीं, ईरान को पता है यहां पर फसाद होगा, भारत के इंटरेस्ट में पीस है, क्योंकि भारत में हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों हर चीज कनेक्ट रहती है। अब हम आते हैं दूसरा, ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों, ये भी यहां से आता है, बिल्कुल यहां, ये भी मुंबई से शुरू हो रहा है, ये मुंबई से शुरू हो रहा है यहां पे दोस्तों, राइट, और यहां से ये हल्का सा साउथ वेस्ट आएगा, राइट, और साउथ वेस्ट ये देखिए, ये ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये एरिया है, और यहां से होते हुए, रियाद से होते हुए ये ऊपर चला गया जॉर्डन, और जॉर्डन से चला गया इजराइल, और इजराइल से सीधा पार करके ये देखिए हाइफा पोर्ट है यहाँ पे, अदानी वाला पोर्ट जो है ना, यस, ये पहुंच गया ग्रीस।
ग्रीस कहाँ पे है? ग्रीस यूरोप में है दोस्तों। ग्रीस यूरोप में है, यानी कि भारत की ट्रेड यूरोप से, अच्छा ग्रीस एक बार ये पहुंच गया, फिर ग्रीस से ये यहाँ पे इट कैन गो टू ईस्टर्न यूरोप, इट कैन गो टू वेस्टर्न यूरोप, इट कैन गो टू नॉर्दर्न यूरोप, यानी कि कहीं पे भी जा सकता है यहाँ से यार, यहाँ पे जाए जैसे भी जाए। एक बार यूरोप पहुंच गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आप पहुंचा सकते। ये जो मामला है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोस्तों इसको मैं एक बार आपको दोबारा समझाना चाहता हूं कि अगर लड़ाई होती है तो हमें किस प्रकार से ये इंपैक्ट करेगा। देखिए सब, हमारी ट्रेड इससे भी शुरू हो रही है धीरे धीरे, राइट। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हो चुकी है, इस वाले पे काम चल रहा है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे काम चल रहा है। इससे फ्यूचर में हमारा इंपैक्ट होगा। मैं फिर से कहता हूं कि ये देखिए सब, ये यूएई है, मुंबई से डायरेक्ट आप यूएई आते हैं, ठीक है। यूएई से आप हल्का सा इधर आएंगे, ये ओमान है, ये यूएई है, यहां से आप गए सीधा सऊदी अरब, सऊदी सीधा जॉर्डन, जॉर्डन से ये हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट में दोबारा इनको यहाँ से रोड से या ट्रेन से आएंगे, यहाँ पे दोबारा इनको शिप में डाला जाएगा, समुंदर से लेके यहाँ पे सीधा ये ग्रीस पहुँचेंगे। और एक बार ग्रीस पहुँच गए, ग्रीस के बाद इनको जहाँ पे ले जाना है यूरोप में डाल सकते हैं। ये जब इस एरिया में आएगा, अब आप देखिए इस एरिया को दोबारा, ये जब इस एरिया में आएगा, यहां पे कलेश है, तो ये इंडिया को इंपैक्ट करेगा। अब दोस्तों इसके सॉल्यूशन है एक दो, अब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको मैप में समझा दी, अब मैप ही में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली है ना, INSTC, IMAC ये सब दिखा के कि समस्या कहाँ पे भारत फंस जाएगा। अब मैं आपको समाधान की ओर ले जाता हूँ। सिंपल सी बात है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों यहाँ पे कलेश होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये बंदर अब्बास में कलेश होगा। ये देखिए, ये पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है, ये चाबहार पोर्ट है, और दोनों में फासला कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब यहाँ पे लड़ाई होगी और यहाँ से इंडिया को इम्पैक्ट होगा, जो कि सबसे पॉपुलेटेड देश है पूरे दुनिया में, 1.4 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, एनर्जी क्राइसिस होता है, हम जिसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं। एक तो सिक्योरिटी होती है दोस्तों ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें आपके राफेल भी आ गए, आपके INS विक्रांत भी आ गया, इसमें आपके हेलीकॉप्टर भी आ गए, भारतीय सेना भी आ गई, नेवी, एयरफोर्स, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है एनर्जी की, वाटर की, फूड की, यानी कि ये भी सिक्योरिटी में शामिल है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, राइट। ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। भारत की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। भारत को कोई फिजिकली हार्म नहीं है, भारत को कोई ऐसा नुकसान नहीं है जिससे आप बोलेंगे साहब भारत पे ही अटैक हो गया है, कुछ हो गया। अगर पाकिस्तान पे भी अटैक हो जाता है, यहां पे अगर ये जो लड़ाई ईरान की है, ये पाकिस्तान में घुस जाती है लड़ाई, तो भारत को कोई इशू नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कलेश हो जाता है, भारत को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल इंपैक्ट अस। हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि हम इनको संभाल लें, लेकिन अगर इस एरिया में तेल रुकता है तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। यह है तेहरान। हमने बात करी थी 2-3 दिन पहले रेजिम चेंज की। रेजिम चेंज क्या होता है दोस्तों? यानी कि यहां पे जो सरकार बैठी है तेहरान में, तख्ता पलट इसेंशियली। यानी कि ये कह रहे हैं कि साहब ईरान के लोगों से हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी खमेनेई से है। इसको हटाओ, अपने मनमर्जी की सरकार लेकर आओ, तुम्हें जो करना करो, तुम्हारा देश है, राइट। आज की तारीख में ईरान ने एक गेम खेला। गेम क्या खेला? अब मैं आपको ईरान का गेम बताता हूं। ईरान ने, ये देखिए, ये है तेहरान। तेहरान ने इराक में, तेहरान ने सीरिया में, तेहरान ने लेबनान में, तेहरान ने यहां पे इधर कोने में, हर जगह इन्होंने यहां पे ये क्या है साहब? ये हुती हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं H, आपको याद रहेगा, हुती हैं यहां पे साउथ यमन में। इस पूरे एरिया में, ये रेड सी वाला एरिया जो है, इधर पूरा का पूरा तेहरान ने अपना जोर और अपना दबदबा कायम करके रखा है। कैसे? डायरेक्टली नहीं दोस्तों, आतंकवादी भेज के, ठीक है। कहीं पे हुती हैं, कहीं पे इनके हिजबुल्लाह है, हमास है, ये सब इनके थ्रू, और ऐसे दर्जन भर प्रॉक्सीज, दर्जन भर टेरर आउटफिट्स पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने फैला रखे हैं। अब होगा ये कि जब ईरान में तख्ता पलट की बात होगी कि साहब ईरान में तख्ता पलट है
और ईरान में एक दूसरी सरकार आएगी, उससे सारी की सारी चीजें काम डाउन हो जाएंगी। यहां पे अगर हम ये बोलें कि भाई ईरान के, आपके तेहरान के आसपास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, या आपके पास यहां पे न्यूक्लियर है, यहां पे न्यूक्लियर है, यहां पे न्यूक्लियर है, आप अगर इन पे अटैक करेंगे, राइट, ईरान क्या करेगा? सबसे पहले ईरान इसको चोक कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसको पता है कि दुनिया भर की ट्रेड यहां से बहुत इंपैक्ट होगी, हाहाकार मचेगी, हाहाकार मचेगी। भारत डायरेक्टली फोन करेगा, देखो यहां से फोन गया भैया, दिल्ली से फोन जाएगा इजराइल, यार क्यों लड़ रहे हो? चाइना, बीजिंग, भैया बीजिंग से कॉल जाएगा, ठक, क्यों लड़ रहे हो दादा, मत लड़ो यार, तेल हमारा बंद हो रहा है। ये आप लगा लो, यहां पे और जगह हैं आपके, एक कॉल बेचारा श्रीलंका भी करेगा, यहां से मलेशिया से, यहां से भाई थाईलैंड से, ये कंबोडिया, आपका जापान, ताइवान, फिलीपींस, ये पूरे रेड एरोज जितने भी हैं ना, यहां से टक, ये पूरे रेड एरोज आ रहे हैं यहां से, ठीक है ना, ये सिंगापुर से सारे रेड एरोज, यानी कि पूरा दुनिया जो है मिल के इजराइल को, ठीक है, ये बोलेगी कि बंद करो लड़ाई, बंद करो लड़ाई। अच्छा, इजराइल बोलेगा यार ये बड़ी अच्छी बात है, जब ईरान का मन चाहे हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल, हम जो बात कर रहे थे, अब आप ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो इजराइल ने ऑपरेशन करे हैं, इजराइल ने कोई ऑपरेशन ईरान के खिलाफ नहीं करा दोस्तों। इजराइल ने अभी तक ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया, डायरेक्टली ईरान की जमीन पे अटैक नहीं करा, ईरान ने इजराइल की जमीन पे अटैक करा। ईरान कह रहा है कि तुम, अच्छा ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही, मैं एक मिनट आपको ना थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसको भैया कर देते हैं ऊपर, राइट। दोस्तों ये मैप में आपको बताता हूं, ये जरूरी है समझना, ये इजराइल है यहां पे, अब देखो, है ना, ये यहां से ईरान जो है, चाहे यहां पे हूथी हो, यहां पे हमास हो, यहां पे हिजबुल्लाह हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे यहां से ईरान से कंट्रोल्ड है, तेहरान से कंट्रोल्ड है। इजराइल ने जो भी वार करा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ करा है, हमास के खिलाफ करा है, यहां पे हूथियों के खिलाफ करा है, ईरान के खिलाफ तो कुछ नहीं करा अभी तक, ईरान के खिलाफ नहीं कर रहा हो। अब जो ईरान है वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई लड़ रहा है, और इसने दुनिया को, एटलीस्ट मुस्लिम दुनिया को, ये कन्विंस कर दिया है कि भाई देखो, अगर तुम इनके खिलाफ लड़ रहे हो ना, इसका मतलब तुम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हो, अगर तुम हमास वालों के साथ लड़ रहे हो, इसका मतलब तुम मुसलमानों के साथ लड़, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सारे के सारे प्रॉक्सीज हैं, किराए के टट्टू हैं, जो कि ईरान के पैसे से लड़ते हैं। तो इसमें सबसे जो सेफ गेम है वेस्ट के लिए, और जिससे मैं भी पूरा अग्री करता हूं दोस्तों, जो बेस्ट गेम है वो है तेहरान में तख्ता पलट। खोमेनी को निपटाओ, उसको भेजो, यहां पे बगावत करवाओ ईरान में, यहां के लोगों को बोलो कि तुम झंडा ऊपर करके अपना ईरान, अब देखो ना, पूरे शाह ऑफ ईरान वाला झंडा लेके लोग एम्बेसी के बाद घूम रहे हैं पूरे यूरोप में, अमेरिका में, वो लोग आ गए। आपको क्या लगता है CIA वगैरह उनकी फंडिंग नहीं कर रही होगी, मोसाद उनकी फंडिंग नहीं कर रही होगी? उनके दिल में जज्बा तो है ही, नफरत तो वो करते ही हैं, राइट। और ये लोग बड़े अमीर हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं, और अपने देश को भी मिस करते हैं, लेकिन वापस अपने देश ईरान वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनको मार दिया जाएगा वहां पे, वॉट एवर द रीजन। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। वो कहते हैं यार कि हमारा देश है यार, लेट्स टेक इट बैक फ्रॉम दीज मैड मुल्लास। अब ये लोग यहाँ पे पूरा का पूरा, आप देखेंगे यूरोप में और जगह ये सारी चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ये सिर्फ बम मार के तेहरान में, और तेहरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करके, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि न्यूक्लियर पे मारो, ही हैज गिवन दैट स्टेटमेंट, लेकिन उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा। भारत का तो नुकसान यह है 90%, हमारा 90% खेला ही यहां से यार, तेल का, ऑयल एंड गैस का 90%। जस्ट इमेजिन दोस्तों, तरीका यही है, ईरान के अंदर तख्ता पलट, और ईरान के अंदर ईरान के ही लोग खमेनी को उसके बाल पकड़ के सड़क पर घसीटें और उसकी कहानी खत्म कर दें। फिर आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक
ठीक है। अरेबियन सी में कोई दिक्कत नहीं है। पर्शियन गल्फ, ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे अरेबियन सी वाला एरिया है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो कॉरिडोर है, दोनों कॉरिडोर में आपके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कोई दिक्कत नहीं है आपके। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इंडिया कुछ हद तक, देखिए 100% तो कभी नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इंडिया इन सबसे आइसोलेट और इंसुलेट हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा दूं किस तरीके से भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी जगह से भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे। साहब इम्पेक्ट तो पड़ेगा यार, जंग है ऐसे, अगर दो मुल्कों की जंग होती है तो फिर तो पूरी दुनिया पे असर होगा, और भारत की या पाकिस्तान हर जगह असर होगा इसके, और बहुत नुकसान होगा। लेकिन एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी, आप बोल रहे हो अगर पाकिस्तान में ये सब हो जाता है तो हम संभाल लेंगे। क्यों भाई, पाकिस्तान में होगा तो आपको कोई असर नहीं होगा भाई, बहुत असर होगा। बाकी रही बात ईरान और इसराइल की, तो ईरान भाई अपनी वजह से नहीं लड़ रहा, वो मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, उनके लीडर्स को वो मार रहे हैं, तो वो इसलिए रिटेलिएट कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं इसराइल पे। उनको तो मुसलमान मुल्क मानते ही नहीं ना इसराइल को, कोई भी, ना पाकिस्तान मानता है ना कोई भी। बस जो उनको तस्लीम जिन कंट्रीज़ ने किया है वो भी पीछे से, वो भी नफ़रत ही करते हैं, बस थोड़ा उनको कुछ फ़ायदा है तो अभी तक वो चल रहे हैं। बाकी एक बात बोल रहे थे, जब इसराइल हम ईरान करता है तो दुनिया कुछ नहीं कहती, इसराइल करेगा तो सब उसको रोकेंगे, भाई ऐसे ना करो यार, ये सब पे असर होगा, ये ट्रेड बंद हो जाएगी हमारी, तो भाई ऐसा तो होगा। और भारत अभी क्या, भारत हर बार बच जाता है, इस बार बड़ा मुश्किल है भाई। और ईरान भी नहीं चाहेगा कि भारत ऐसे पतली गली से निकल जाए, ईरान भी उनको बोलेगा मोदी जी चलो कॉल लगाओ इसराइल को, ये अगर बम आए तो हम भी आपको बताएंगे। तो मोदी जी अब क्या करते हैं वो देखेंगे। बाकी भाई ये मसला बड़ा है, और ईरान पे अगर इसने हमला किया इसराइल ने ना भाई, अभी तो न्यूक्लियर टेस्ट भी किया ईरान ने, और अभी उन्होंने वो बम तैयार कर लिया है, बोला है कुछ भी करोगे हम डरने वाले नहीं है भाई, उड़ाएंगे। और उनका जो खामिनी बोल रहा है तख्ता पलट कर देंगे, नहीं भाई, बड़ा वो लीडर है, उसको बड़े लोग मतलब मानते हैं, वो खामिनी, उसका उस बड़ा उनका चीफ भी था पहले ईरान का, अभी बाद में वो पॉलिटिशियन बन गया है, लेकिन उसके भी ख्वाब बड़े इमामों को मानता है, और उसको पता है हमारे लिए शहादत है। वो भाई उनके लोगों को भी कुछ नहीं परवाह, वो कहते हैं हम लड़ेंगे मरेंगे। तो इसराइल चाहे कुछ भी कर ले, बाकी बड़ा ये मसला है। और अमेरिका भी इसमें कुछ साजिश कर रहा है, भारत को भी घसीटेगा, अमेरिका ऐसे बैठेगा नहीं। चाइना रशिया कुछ भी आया है कि मसला बहुत बड़ा है, बस हम चाहेंगे ठीक हो जाए, इसराइल को थोड़ा रोक के कंट्रोल करें, वो बड़ा जुल्म कर रहा है। एक बार इसराइल को कंट्रोल करोगे ना, सब कुछ अपने आप अमन हो जाएगा, क्योंकि इसराइल को कोई कंट्रोल नहीं करा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो बढ़ावा दे रहे हैं ना भाई, तुम बढ़ो आगे, अमेरिका उसको इशारा दे रहा है करो करो और करो। पर ये ईरान का दम है भाई, ये ऐसे बारूद फेंक रहे हैं, और वो भी इसराइल वाले अभी भी हमला नहीं कर रहे, वो डर रहे हैं भाई। ये इसको अगर कहेंगे तो सारे कितने सारे मुल्कों को असर पड़ेगा। वो भाई वो फ़ोन करना घुमाएंगे, भाई बंद करो नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये पावर है भाई ईरान का दबदबा। मुझे आज पता चला है कि बड़ा पेट्रोल का कारोबार करते हैं ईरान वाले, और इंडिया वाले तो भाई कुछ कहते भी नहीं। अब ईरान वाले ने भी कहा है कि भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो भाई स्टैंड लो हमारे लिए। अगर उनकी तरफ से कुछ भी एक भी आया ना भूल के भी इधर, तो भाई हम तैयारी कर बैठे हैं भाई। वो कह रहे हैं ना हमारे रेगिस्तान में गिरे हैं गोला बारूद, अभी वो ठीक जगह पर गिराएंगे। कि यार ये ना क्या बात बता रहे। इंडिया को भी अमेरिका कहता है कि ये भी तो बड़ा आगे जा रहा है, इसको भी पीछे करो, ये भी आगे आ रहा है, हमको टक्कर दे रहा है। तो यार ये बड़े नुकसान होंगे। इसराइल वाले भी तो हरामी है ना भाई, उनके जो लीडर है उनको चुन चुन कर शहीद कर रहे हैं ना, फिर ईरान चुप थोड़ी रहेगा। इंडिया वाले भी बताइए, मेजर साहब जब भी आता है ना जहर पाकिस्तान के यहाँ उगलता रहता है, पाकिस्तान में यहाँ जंग हो जाए तो हमें परवाह ही नहीं है, हमारे अयोध्या है, हम भी भाई कहेंगे हमारे पास भी हर चीज़ है भाई, आप ऐसा नहीं बोलो मेजर साहब, बहुत नुकसान होगा। अमेरिका वाले तो वो भी झक मारते रहते हैं ना, वो भी बोलते लड़े तो हमारे हथियार और बिकते रहे, हमारी और सेल रहती रहे। भाई ये छोड़े यार, अमन की तो बात करें ना, अमन की तो है ही नहीं, बस लड़ो लड़ो। इसराइल वाले तो साले है ना वो भरे हरामी है भाई, इंडिया वालों के ऊपर है। अभी तो पता चला 90% जो है ना यहाँ से हर चीज़ जाती है, इनकी भी सांसें अटकी हुई है भाई। हर चीज़ जो बंद हो जाएगी ना
फिर इंडिया वाले की है ना जीडीपी ऊपर से नीचे आ जाएगी। ये तभी तो बोलेंगे भाई फ़ोन घुमाओ, सब फटाफट से फ़ोन घुमाओ भाई। अब फंस गए ना अभी सारे के सारे ना भाई, अभी इसराइल को ना टॉर्चर करेंगे भाई। हाँ तो यार ये सब कुछ जो है ना, हमारे भाई लोग भी सही बोलते हैं कि भारत को तो नुकसान होगा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, पहले ही वीडियोस में हम बोल चुके हैं कि भारत सरकार यानी जनाब नरेंद्र मोदी को होशियार रहना चाहिए। हम पहले ही कह चुके, बयान दे चुके हैं कि अमेरिका वाले किसी के सगे भाई नहीं, वो खतरनाक है, वो कातिल है। अब तो मैं अमेरिका नहीं उनको कातिल देश कहूँगा, क्योंकि वो सरेआम कत्ल करवा रहा है। लेबनान हो, हमास हो, या फिर हजबुल्ला हो, या फिर यमन हो। लेकिन देखो ना, अगर हमले हो रहे, ज़ाया इंसान हो रहे हैं, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो, ज़ाया इंसान ही हो रहे हैं, तो इससे नतीजा क्या निकलेगा ये कोई भी नहीं सोचता है। इंसानों पे जो जुल्म अटैक हो रहे हैं ना, इसका नतीजा जो निकलेगा ना, ये मेरे कहने का मकसद, खुदा के कहर से फिर कौन हमें बचाएगा यार। और भारत के लोग क्या सोच रहे हैं कि उस कातिल देश और जालिम इसराइल से जो उन्होंने लगा पे किए, वो कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, कारोबार से कोई किसी को नहीं मना करता है, हर किसी की बिजनेस है, मुल्क की तरक्की है, वो करे। लेकिन जो अब बताया गया कि ईरान ने बोला है कि भारत सरकार कुछ करे, इंडिया कुछ सोचे, उनको कॉल करे, क्या भी करे, तो ये बात भी ठीक है। देखो ना, पहले भी इंडिया उनसे हाथ मिला चुका है और उनका दोस्त भी बन चुका है बिजनेस के हिसाब से। तो भारत को ये जो है ना कदम उठाना पड़ेगा, कम से कम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान तो हर जगह पे है ना अभी। तो मुसलमान को साइड में रखो, इंसानियत के बारे में सोचा जाए तो ये हकीकत है कि मोदी सरकार को ये कदम उठाना पड़े, ये अहम किरदार इसको उठाना पड़े। दुनिया मानेगी फिर भारत सरकार को। अब देखो ना कि बिजनेस के हिसाब से अगर ईरान पे हमला अटैक होता है तो ईरान किसी को फिर छोड़ेगा नहीं, ईरान फिर तबाही मचा देगा। अब मेरे बात कहने का यही मतलब है कि ये जो जंग छिड़ गई है ना, ये पूरी आलमी दुनिया को तबाह कर देगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो पाकिस्तान पे जो है ना पूरा का पूरा पाकिस्तान में तबाही हो जाए ना, तो हमें फर्क नहीं पड़े। अरे भाई आप पे फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? साथ जो है ना एक दूसरे के साथ देश है, एशिया के ही ये मुल्क दोनों, तो फर्क पड़ेगा, असर भी पड़ेगा। अगर तबाही मचेगी तो आसपास के इलाके भी तबाह हो जाएंगे, आबादी भी तबाह हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहता हूँ मेजर साहब, पूरे 140 करोड़ आवाम की आवाज़ बोलो, आप खुद अपनी आप मनमानी ना करो।